Hello dear student, this is from Hussein. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about science chapter 10 का एक important lesson जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। इस लेसन में हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया है। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो नियम होता है कोई भी फील्ड में एक नियम होता है, एक स्ट्रेटेजी होता है, एक रूल होता है। उस रूल के मुताबिक हम कोई भी काम करते हैं तो आसानी से वो चीजें क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा गोल होता है आसानी से उसे अचीव कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी मैं आज का जो टॉपिक लेने वाला हूँ नियम के मुताबिक लेने वाला हूँ। मींस यहाँ पे आज का पूरा टॉपिक परिवर्तन के नियम पे जाने वाला है। ठीक है, परिवर्तन का नियम किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से टॉपिक पे क्यों इतना इम्पोर्टेंट, क्यों इतने वेटेज इसे मैं दिया हूँ, वो आप लोग को बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन के नियम आज का टॉपिक रहेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे समतल दर्पण की भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा, तो इसलिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज लास्ट एंड तक बने रहिए वीडियो पे। तो चलते हैं वीडियो पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो जो टॉपिक था हमारा परिवर्तन के नियम का, तो यहाँ पे हम लोग परिवर्तन के नियम देखेंगे किस प्रकार से कार्य करेगा और किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन का नियम जो है, परिवर्तन प्रकाश के परिवर्तन पे क्यों ये नियम अप्लाई किया गया है। तो ये परिवर्तन के नियम जो है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टर्म बताना चाहूंगा कि परिवर्तन के नियम में दो टर्म आते हैं, एक तो आपतन कोण और दूसरा आता है परिवर्तन कोण। इस दोनों कोणों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों कोण जो है वो परिवर्तन के नियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आपतन कोण और परिवर्तन कोण को समझने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में क्या है, सिंपल मैंने एक सतह को इंडिकेट किया है और यहाँ पे एक किरण है, वो आपतित किरण यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे सिंपल वो क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है और यहाँ पे एक अभिलंब है। तो इन तीन चीजों में अब मैं बताऊंगा यहाँ पे आपतन कोण किसे कहेंगे और परावर्तन कोण किसे कहेंगे, क्योंकि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है उसी से ये नियम बनेगा। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण को समझना बहुत जरूरी है। तो सिंपल यहाँ पे पहला जो टर्म है हमारा आपतन कोण का, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, सिंपल आप लोगों को यहाँ पे सतह दिख रहा है, आपतित किरण दिख रहा है और ये अभिलंब दिख रहा है। और याद रखना है कि आपतन कोण जो है वो सिंपल आपतित किरण के द्वारा बनेगा। ठीक है, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करते जाना कि जो भी आपतन कोण होगा वो आपतित किरण के द्वारा बनेगा और अभिलंब के साथ बनेगा। जो भी कोण बनेगा, चाहे वो आपतन कोण हो चाहे वो परावर्तन कोण है, सभी कोण जो होंगे वो अभिलंब के साथ ही बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट करके अपने पॉइंट में ये चीजें याद रखनी है, ये अभिलंब के साथ सारे कोण क्या होते हैं, बनते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक कोण इंडिकेट किया गया होगा थीटा आई, यहाँ पे सिंपल आप लोगों को दिख रहा होगा थीटा आई मींस इंसिडेंट रे। यहाँ पे मैंने आई क्यों पुट किया है, क्योंकि इंग्लिश से बोलते हैं आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। तो इंसिडेंट एंगल मतलब आई लिया गया, तो सिंपल यहाँ पे आई से डिनोट किया गया है। तो ये जो कोण यहाँ पे दिख रहा है वो आपतन कोण। ये तो हो गया हमारा समझने का तरीका कि कैसे कहां पे समझेंगे कि आपतन कोण है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन क्या लिखना है, एग्जाम में भी वो चीजें लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो दिख रहा है वो आपतन कोण। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक तरीके से इसका डेफिनेशन देना पड़ेगा। तो चलते हैं डेफिनेशन पे। तो सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है, देखते रहिए। तो यहाँ पे आपतित किरण दिख रहा है, अभिलंब भी दिख रहा है। तो आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को बोला जाता है आपतन कोण। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट कि आपतन कोण क्या होता है। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे आपतन कोण को दर्शाया किससे गया है,
थीटा आई से दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा आई से इसे दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपतन कोण आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जो यहाँ पे परिवर्तन के नियम में वो चीजें लागू होने वाली। सेकंड आते हैं परावर्तन कोण पे। अब परावर्तन कोण किस प्रकार से होगा, तो सिंपल यहाँ पे दूसरा एक कोण दिख रहा होगा थीटा आर, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल में इस आर यहाँ पे स्पेलिंग है, इसलिए यहाँ पे इंडिकेट क्या किया गया है, आर इंडिकेट किया गया। तो सिंपल ही यहाँ पे भी आपतन कोण के जैसा ही परावर्तन कोण भी है। यहाँ पे आपतन कोण जो आपतित किरण के द्वारा बना, तो यहाँ पे परावर्तन कोण आया है, तो सिंपल किस किरण के द्वारा बनेगा, आपको लोग ही बताओ स्टूडेंट्स, परावर्तित किरण, बिल्कुल राइट आप लोग। तो यहाँ पे परावर्तित किरण के द्वारा क्या बनेगा, ये कोण बनेगा। और किसके साथ बनेगा, यहाँ पे अभिलंब के साथ सभी कोण बनते हैं, तो अभिलंब के साथ बनेगा कोण। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि परावर्तन कोण की डेफिनेशन किस प्रकार से लिखा जाएगा। और यहाँ पे परावर्तन कोण को किससे दर्शाएंगे हम लोग, थीटा आर से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को परावर्तन कोण की डेफिनेशन लिख देना है सेम। यहाँ पे आपने किरण के जगह पे क्या इस्तेमाल करोगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परावर्तन कोण आ जाएगा। तो यहाँ दो जगहों पे चेंजेस करना है, और सिंपल यहाँ पे थीटा आई आया है, तो सिंपल क्या करेंगे, थीटा आर का इस्तेमाल करेंगे परावर्तन कोण के लिए। आई होप स्टूडेंट बिल्कुल ये आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो भी टॉपिक था बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं परावर्तन के नियम पर। अब देखेंगे परावर्तन का नियम किस प्रकार से लागू होगा। ये जो दोनों पॉइंट बताया मैंने, सेम आप लोग देखोगे परावर्तन के नियम में, तो पहला पॉइंट वही लिखा गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, उसका मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। सिंपल यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग, आपतन कोण आया है और परावर्तन कोण आया है। आपतन कोण परावर्तन कोण बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलते हैं ड्राइंग पे। यहाँ पे ड्राइंग पे देखो आप, तो थीटा आई और थीटा आर, तो पहला जो नियम थीटा आई और थीटा आर का है, तो पहला नियम यही बताता है कि थीटा आई और थीटा आर जो है वो आपस में बराबर होंगे, मतलब दोनों का मान सेम होता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि थीटा आई का मान यदि 45 डिग्री है, आपतन कोण का मान यहाँ पे 45 डिग्री रख दिया गया है, तो सेम परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। मतलब जितने एंगल पे वो आपतित हुआ होगा उतने ही एंगल पे वो परावर्तित होगा। ठीक है, दोनों का जो मान होगा सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो पहला नियम ये भी याद रखना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान है वो बराबर होगा। आई होप स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये पहला जो पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, ये तीन चीज, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। यहां पे स्टूडेंट देखो, ये सतह है, ड्राइंग में आप लोग दिख रहा हो, सतह पर ये क्या है, आपतित किरण आ गया। सेकंड ये क्या है, परावर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब। तीन चीजें हैं और तीनों चीजें कहीं ना कहीं आप लोग को दिख रहा होगा एक ही सतह पर आई हुई है, तीनों चीजें देख रहे हो। सेकंड जो पॉइंट है नियम का वो वही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब जो है वो एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, नियम बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। जैसे क्या करते हैं, घरों में हम एक नियम के हिसाब से चलते हैं, स्कूलों में एक नियम होता है इस नियम के हिसाब से काम करना है, ऑफिसों में कुछ नियम होते हैं इस नियम के हिसाब से काम करना है। तो सेम यहाँ पे भी प्रकाश का जो परावर्तन है दो नियम के अनुसार कार्य करेगा, वो दो नियम आप लोग के सामने मैंने यहाँ पे बताया। अब ये चीजें क्या करना है, आप लोग को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है, और यदि किसी भी टॉपिक में अभी भी डाउट रह रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ,
ये सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में हो सकेगा, मैं इसको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे मालूम हो सकेगा कि कौन से स्टूडेंट को क्या डालता है। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। और अब चलते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परिवर्तन कि समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो वो देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब बात करेंगे समतल दर्पण की, लेकिन यहाँ पे मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं समतल दर्पण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि घरों में आप लोग कुछ मिरर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, सुबह या शाम या दोपहर अपने चेहरे को उस पे देखते होगे कैसा है चेहरा। तो सेम वो जो मिरर है जो हमारे सामने है, जिस पर हम अपने तस्वीर या हम अपने फेस को देखते हैं, तो वही दर्पण की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अब सिंपल क्या है, वो दर्पण में आप लोग जब देखते होगे, समतल दर्पण की बात करो तो दर्पण कैसा, सिंपल हमें अपनी तस्वीर कैसे दिखता है कि जो भी हम जो प्रतिबिंब है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो क्या हमसे कुछ बड़ा दिखता है, क्या हमसे कुछ छोटा दिखता है उसको वो मिरर में, ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं होता है। तो सेम यहाँ पे समतल दर्पण का कार्य क्या होता है, जैसा आकार है वस्तु का उसी आकार का और जितना मतलब जितनी दूरी पर उतनी ही दूरी का वो प्रतिबिंब बताता है, ठीक है, ना तो वो छोटा करेगा प्रतिबिंब को ना तो वो बड़ा करेगा, मतलब जैसा वस्तु है वैसा रखने का, बट थोड़ा बहुत चेंजेस दिखता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस चेंजेस क्या होता है वो चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप बात करूंगा यहाँ पे समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंबों को बनाता है एग्जाम को लेकर। सिंपल एग्जाम में ये पॉइंट ये डायग्राम के साथ यदि पूछ लिया कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाओ, तो सिंपल आप लोगों को ऐसा डायग्राम बना के और कुछ उसके जो निष्कर्ष हैं, जो क्या इससे मालूम चला वो चीजें वहां पे समझाना। तो चलते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को लेकर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दर्पण दिख रहा होगा, इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। अब इस समतल दर्पण के सामने मैंने कुछ दूरी मतलब सिंपल बोल सकते हो यू दूरी ले सकते हो, क्योंकि वस्तु दूरी को यू से डिनोट किया जाता है। आगे पॉइंट ये भी डिस्कस होगा कि कौन से दूरी को किससे डिनोट किया जाएगा। तो सिंपल अभी के लिए इतना याद रखना है, वस्तु दूरी को u से डिनोट किया जाए। तो सिंपल यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है समतल दर्पण के सामने, मींस u दूरी पर एक वस्तु। अब इस वस्तु का नाम है AB। अब AB का जो प्रत्येक बिंदु होगा, हर एक बिंदु क्या करेगा, प्रकाश से मतलब प्रकाश की किरणें उस पर सूझेगी। तो सबसे पहली जो प्रकाश किरणें ऊपर गई, एक तो किरण ये गया है कि सिंपल यहां से प्रकाश किरणें गई, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद वापस आ गया। वापस क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि समतल दर्पण आप लोग देखे होंगे जो मिरर रखा होता है उसके पीछे पेंट किया गया होगा। पेंट किया गया होगा मतलब वो अपारदर्शी है, आर पार नहीं किया जा सकता, ठीक है। छोटी क्लासों में आप लोग सीख चुके होंगे पारदर्शी वस्तु क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु क्या होता है। पारदर्शी वस्तु मतलब सिंपल बोला जाए जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके, वो होता है पारदर्शी वस्तु। और अपारदर्शी वस्तु मतलब सिंपल क्या, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु। सिंपल ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है, अपारदर्शी वस्तु, मैं इसके आर पार नहीं देख सकता इसको। लेकिन कुछ ऐसे भी कांच आते हैं जिसके आर पार में मैं देख सकता हूं, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु। सिंपल आप लोगों बहुत सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, वाटर, पानी जो है, पानी क्या होगा, सिंपल आप लोग बताओ क्या होगा, वो पारदर्शी वस्तु हो जाएगा। क्यों होगा, ग्लास में पानी है और ग्लास में कुछ सिक्का डाल दो, सिक्का क्या होगा, आर पार दिखेगा, पूरे नीचे तक आप देख सकते हो कहां पे वो सिक्का है। तो सेम वहां पे वाटर जो होगा, पानी जो है वो पारदर्शी वस्तु। तो यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हमारे वर्ल्ड में होती हैं, हमारे पूरे पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो पारदर्शी होती हैं और कुछ क्या होते हैं, अपारदर्शी। तो यहाँ पे जो समतल दर्पण है
होगा, समतल दर्पण अपारदर्शी वस्तु यहाँ पे रखा गया है, तो सिंपल प्रकाश की किरण क्या होती है, टकराकर वापस आ गई, और दूसरी जो किरण गया है, ये किरण आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये किरण यहां से गया है और यहां से टकराने के बाद ये यहाँ पे परावर्तित हो गया स्टूडेंट। अब यहां से तो प्रतिबिंब नहीं आएगा, अब क्या करेंगे, इस प्रतिबिंबों को मतलब इस प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए मुझे किरणों को पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। मींस ये किरणें क्या होंगी, आप पीछे की ओर बढ़ाई जाएंगी आभासी रूप से, मतलब सपोज मान लेते हैं कि इन किरणों को अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तब क्या ऐसा कुछ होगा कि आगे चलकर कुछ प्रतिबिंब बनेगा। तो इन किरणों को यदि मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो ये दोनों किरणें जो, एक तो ये किरण जो इधर गया था तो ये पीछे की ओर बढ़ाएगी, दूसरी ये किरण इधर रिफ्लेक्ट हो गई थी तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएगा। तो इन दोनों किरणों को पीछे की ओर यदि बढ़ाऊं मैं तो मुझे क्या प्रतीत होगा, ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हैं। और सिंपल स्टूडेंट प्रतिबिंब बनता कहां पे है वो भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या पॉइंट होगा कि जहां पे प्रतिबिंब बनेगा वही जगह ये क्यों कहलाएगा, वो प्रतिबिंब वहां पे बना। तो एक पॉइंट याद रखना है, जहां पर किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही होंगी, मींस काट रही होंगी, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, मींस प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और जहां पे किरणें प्रतिच्छेदित नहीं करेगा वहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो किरणें एक दूसरे को यहीं पे काट रही है तो यहीं पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके तो स्टूडेंट आप लोगों को मालूम चल गया होगा इस प्रकार से यहाँ पे ये किरणें एक दूसरे को काट रही, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे डिनोट कर दिया मैंने A डैश B डैश, आप कोई भी नाम ले सकते हो, C D E F A B C D में से कोई भी नाम ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सपोज A डैश B डैश रख दिया, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, A डैश B डैश। अब यहाँ पे A B है तो A के स्थान पे A आया, B के स्थान पे B आया, सीधा है, जैसा रखा वैसा है। तो सेम समतल दर्पण से यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया कि जिस जो आकार था उसी आकार में वस्तु का प्रतिबिंब। मींस अब यहाँ पे निष्कर्ष पे पहला पॉइंट क्या लिखा है वो देखिए, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर सपोज ये वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है दर्पण के पीछे वो 5 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा या कम हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मींस जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर वो चीजें बनेगी। ठीक है, दर्पण में देखते होगे समतल दर्पण घरों में सेम जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर वो प्रतिबिंब दिखता है। क्लियर होगा वो चीजें। तो यहाँ पे भी समतल दर्पण क्या पॉइंट बताता है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाएगा उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। मींस जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, फेस को देखते हैं मिरर में तो ऐसा नहीं है फेस छोटा सा है तो बड़ा दिखता है, ये बड़ा है तो छोटा दिखता है, ऐसा कुछ होता है घटना। ठीक है, कुछ उसके साथ होता होगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कुछ घटनाएं नहीं होती। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों को ये याद रखना है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होना चाहिए, बराबर होना ही क्या चाहिए, होता ही है। ठीक है, समतल दर्पण। थर्ड पॉइंट, वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब सिंपल आभासी मैंने क्यों कहा, ये जानना बहुत जरूरी है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्यों नहीं आ गया, क्योंकि वास्तविक तभी होगा जब वाकई में किरणें एक दूसरे को काट रही हो। यदि ये किरणें एक दूसरे को काट पाती तब वहां पे वो चीजें क्या हो जाती, वास्तविक रूप से हो पाता। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब किरणें कटी ही नहीं, जब कटी ही नहीं तो सिंपल मैंने क्या किया, इसे पीछे की ओर बढ़ाया, अब तब जाकर क्या हो गया, मुझे काटती हुई प्रतीत। ठीक है, और यदि इसी साइड पे कहीं ना कहीं काट देता तो सिंपल क्या हो जाता, वो वास्तविक हो जाता। तो जब किरणें वास्तविक रूप से दूसरे को काट रही हो तब वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और यदि उसे आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ा के काटा गया हो तो वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट वास्तविक और आभासी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया, क्या वास्तविक कब होगा, आभासी कब होगा। ओके,
तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट वही लिखा है कि यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सिंपल, जैसा यहाँ पे आभासी रूप से है और यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे सिंपल आप जो दिखा होगा कि मिरर में सपोज मैं खड़ा, तो मैं जैसा खड़ा हूं उसी एंगल पे दिखेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा। उसमें क्या होगा, पार्श्विक व्युत्क्रम वो प्रतिबिंब होगा। पार्श्विक व्युत्क्रम का कहने का मतलब सिंपल क्या, मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो सपोज राइट हैंड के जरिए दिख रहा है, राइट हैंड की तरफ, ठीक है। सपोज ये है, ये मैं हूं, वस्तु है, और मेरा प्रतिबिंब इस साइड हो, वो क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब है आभासी रूप से, मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब सिंपल क्या होगा, मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो वहां से क्या दिखेगा मुझे, ये राइट है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मेरा क्या था, ये राइट हैंड था, तो ये मेरा इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगा। मींस पार्श्विक व्युत्क्रम दिखता है, ये चीजें याद रखना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह दिखेगा और राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगा। तो ये चीजें क्या होती हैं, थोड़ा सा मिसगाइड करती हैं सब कलर पर। तो ये चीजें आप लोग घर में भी जाके प्रैक्टिकल ले सकते हो, मिरर के सामने देखना है अपने आप को और जो ये क्या करना है, कंफर्म करना है क्या होगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि समतल दर्पण किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन कराता है, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है। तो ये आज का जो टॉपिक था बहुत ही अमेजिंग टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और आगे के पॉइंट में ये सभी पॉइंट काम आने वाले हैं। तो प्लीज इसे नोट करना मत भूलना अपने नोटबुक में, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही चैनल क्या करेगा, आप लोग को बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं वो गाइडलाइंस आप लोग को प्रोवाइड कराएगा। हर एक चीज, जो भी चीजें बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाली हैं या फिर आ चुकी हैं, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यदि इस चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी स्टूडेंट को ये वीडियो मेरा मिल सके। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड धन्यवाद।